नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात नरेंद्र मोदी की जरूर होगी और ये बताते हुए हम दस्तक की आज शुरुआत कर रहे हैं कि कल शाम 6:30 बजे नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच रहे हैं और उनकी वहां मुलाकात सर संघ चालक मोहन भागवत से होने वाली है। 3 घंटे का वक्त निर्धारित किया गया है, यानी 6:30 बजे से 9:30 बजे तक ये बैठक चलेगी। इसमें जो स्थिति फिलहाल मौजूदा राजनीति की है और उसमें खास तौर पर जो सांप्रदायिकता के सवालों को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी को घेर रही है और दूसरी तरफ मोदी ने जो सवाल उठाए हैं, चाहे वो बुर्का प्रकरण का से हो या फिर गुजरात में जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद आरएसएस की बाँछें अंदरूनी तौर पर खिली हुई है कि कांग्रेस के मर्म पर अटैक नरेंद्र मोदी ने किया है। तो आगे भविष्य की रणनीति क्या होगी, इस पर भी चर्चा होगी। और बीते दिनों जिस तरीके से राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने मुलाकात की थी मोहन भागवत से, उसका भी कच्चा चिट्ठा सामने रखा जाएगा। कैसे सबको नरेंद्र मोदी एक साथ लेकर चलेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि बीते 3 दिनों अमरावती में संघ प्रचारकों की बैठक में लगातार इस मुद्दे पर चर्चा होती रही कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसमें अब संघ प्रचारकों की भूमिका चुनावी राजनीति को लेकर क्या होनी चाहिए। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर नरेंद्र मोदी कल बातचीत कर रहे हैं मोहन भागवत के साथ और ये मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये आने वाले वक्त के ऐसे संदेश दे सकती है जिसको लेकर ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई मोदी सिर्फ और सिर्फ भाषण के जरिए देते रहेंगे या फिर अगुवाई इस रास्ते भी चलेगी जहां बात प्रधानमंत्री तक तो नहीं पहुंच जाएगी। बहरहाल ये एक अंदेशा है, लेकिन बात मुलाकात को लेकर है। चर्चा के दौर में आज हम बात चूंकि कर रहे हैं तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है यार। दरअसल ये मुक्तिबोध की एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है और ये लाइन हमने आज इसलिए चुनी क्योंकि इस देश के भीतर जिस मुद्दे को नरेंद्र मोदी ने उठाया उससे वामपंथी परेशान है। उसमें राइट विंग यानी दक्षिणपंथी राजनीति करने वाले हैरान परेशान है और वो लोग जो कल तक मोदी के साथ थे वो भी हैरान परेशान है। लेकिन आइए आज जरा सिलसिलों को टटोली और समझने की कोशिश कीजिए मोदी क्या कहते हैं और उसके बाद सियासत कैसे नई बिसात बिछा देती है। नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों में क्या कहा, सुनिए जरा। पहले हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। जब जब कांग्रेस संकट में आती है तो वो समझती है क्या करती है, देश की जनता को जवाब नहीं देते हैं, देश के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, देश की जनता तक सच्चाई पहुंचाने के इरादे नहीं रखते हैं। जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन लेते हैं और सेक्युलरिज्म का बुर्खा पहन करके बंकर में छिप जाते हैं। मोदी ये बातों को यूं ही नहीं कहते हैं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी कहते हैं सभा में तालियां बजती हैं, सवाल कई खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस के नए प्रवक्ता के तौर पर नाम माकन साहब के तौर पर सामने आया है। माकन साहब की जुबान का फिसलना कहिए या नौसखियापन कीजिए, जरा देखिए जवाब की पहली लाइन उन्होंने क्या कहा। मेरा ये मानना है कि सांप्रदायिकता का नंगापन सेकुलरिज्म के बुर्के से कहीं ज्यादा बेहतर है। सांप्रदायिकता का नंगापन धर्मनिरपेक्षता के बुर्के से कहीं ज्यादा अच्छा है। मतलब क्या निकालिएगा? चलिए छोड़िए इसे, संभल गए थे, सुनिए दोबारा। मेरा ये मानना है कि सांप्रदायिकता का नंगापन सेकुलरिज्म के बुर्के से कहीं ज्यादा बेहतर है। सांप्रदायिकता के नंगेपन से कहीं बेहतर है धर्मनिरपेक्षता का बुर्का। सांप्रदायिकता देश तोड़ता है, धर्मनिरपेक्षता देश को जोड़ता है। दरअसल जिस भी तरीके से परिभाषित कीजिए, लेकिन इस दौर में कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति दिल्ली में कहां आकर टिक गई है। हमारे 2 संवाददाता आज निकले इसे जानने समझने के लिए। ऐसा क्या है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं। कांग्रेस कुछ कहना चाहती थी, कहना पड़ता है कुछ, बीजेपी कोई रणनीति बनाती है, लेकिन स्थिति दूसरी आके मोदी पर ही टिक जाती है। जरा रिपोर्ट देखिए।
मोदी जो चाहते थे वही हुआ। मोदी ने कांग्रेस की दुखती रग को छेड़ा तो समूची कांग्रेस पलटवार पर उतर आई। जाहिर तौर पर कांग्रेस चाहे न चाहे अब लड़ाई तो मोदी बनाम राहुल की होगी ही और ये लड़ाई आगे और तेज होगी। लेकिन बीजेपी को ये समझ में आने लगा है कि बहस मुद्दे से भटकने लगी थी। बीजेपी को उम्मीद है कि अगर बहस पटरी पर आ गई तो आम आदमी का दिल जीतने में मुश्किल नहीं होगी। सच कांग्रेस का भी यही है और सच बीजेपी का भी यही हो चला है, क्योंकि मोदी ने पासा ही ऐसा फेंका कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मोदी में उलझ गए हैं और देश में लोगों को लग यही रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और बाकी राजनीतिक दल आपस में भिड़े हैं। इसमें कांग्रेस और बीजेपी एक साथ ही मोदी को लेकर खड़ी है। कहां तो कांग्रेस शनिवार और रविवार तक ये तय कर रही थी कि सोमवार से वह फूड सिक्योरिटी बिल का प्रचार शुरू करेगी और कहां बीजेपी भी सोचे बैठी थी कि फूड सिक्योरिटी बिल के जरिए वो कांग्रेस को निशाने पर लेगी। लेकिन देखिए, छा गए मोदी। यूं तो कांग्रेस की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होती है, लेकिन निमोनिया से घबराई कांग्रेस ने सुबह 12 बजे ही मोदी पर हमला शुरू कर दिया और शाम होते होते कुल 21 नेताओं ने मोदी पर हमला किया। और दूसरी तरफ बीजेपी दिल्ली में कांग्रेस को घेरने की तैयारी में जुटी थी, आंकड़े जुटा रही थी कैसे महंगाई और खोखली अर्थव्यवस्था ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, आम लोगों की कमर तोड़ दी है। लेकिन मोदी ने बीजेपी को भी ऐसा फंसाया कि आधे दर्जन नेताओं के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि वह बीजेपी की लाइन लें या फिर मोदी को बचाने निकल पड़े। तो हर कोई मोदी को बचाने निकल पड़ा। और तो और कांग्रेसी दिग्विजय सिंह हो या बीजेपी के यशवंत सिन्हा, दोनों ने मोदी को अहमियत नहीं दी, लेकिन सारे संकेत मोदी को लेकर ही दिए। मैंने इसीलिए अपनी पार्टी को भी कहा है और सारे पॉलिटिकल क्लास को कहा है कि भाई जनता के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करो ना, और अगर हम किसी दूसरे डिबेट में फंसते हैं तो फिर होगा कि आप ऐसे हैं वो ऐसे हैं। ऐसा है कि मोदी जी के बारे में आप ज्यादा मुझसे प्रश्न ना किया करें कि मैं उनको तरजीह देना नहीं चाहता। तो जाहिर है 24 अकबर रोड पर कांग्रेस के मुख्यालय में चाहे बैठे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिन्होंने मोदी को भाव ना देने की रणनीति बनाई थी, कसमसाते हुए दिन भर नजर आए। और दूसरी तरफ अशोक रोड में बीजेपी के वह नेता जो सरकार की असफलता की लकीर अपनी राजनीतिक समझ से खींचना चाहते थे, वह भी मोदी के लिए काम करते ही नजर आए। तो जाहिर है आज जीता कौन? नरेंद्र मोदी। संदीप सोलवलकर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। दरअसल मोदी जिस लकीर को खींचना चाहते हैं वो लकीर आजकल में नहीं टिकी है, वो 2014 देख रही है। और उस लकीर में वोटों का ध्रुवीकरण और खास तौर से मुस्लिम वोटों को लेकर और हिंदू वोटों को लेकर क्या लकीर खींचने की कोशिश है। दरअसल नरेंद्र मोदी एक नक्शा देखते हैं, इस नक्शे के मद्देनजर जरा समझने की कोशिश कीजिए। इस नक्शे का मतलब यह है कि यहां पर इस देश में कहां कहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और मुस्लिम बहुल इलाकों को अगर समझने की कोशिश करें तो देख लीजिए कितने कम राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का राज्य हो, असम हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश का इलाका हो, कुछ बिहार का हिस्सा हो, कुछ झारखंड का हिस्सा हो, कहीं कर्नाटक का छोटा सा हिस्सा, लक्षद्वीप तो पूरा मुस्लिम बहुल इलाके में आता है, कर्नाटक का हिस्सा। ये सारी परिस्थितियां, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, ये सारी स्थितियां बतलाती हैं दरअसल कि नरेंद्र मोदी इस नक्शे को बार बार देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो सफेद हिस्सा है वो उनके हिस्से में आ जाए तो सत्ता तो मिल जाएगी। इससे अगर नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरी स्थिति हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल 2014 की फेर में नरेंद्र मोदी के आंकड़े और क्या कहते हैं। उनके आंकड़े बहुत साफ तौर पे बोलते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स तो दरअसल मुस्लिम रणनीति को समझना चाह रही है, इस देश में कहां कहां फैली हुई है। आंकड़े हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये आंकड़े क्या क्या बतलाते हैं और किस किस रूप में चुनावी गणित में फिट बैठते हैं। 14 सीट मुस्लिम बहुल है, लोकसभा की सीटों की बात हो रही है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर 28 सीट मुस्लिम वोटर की तादाद जिताने वाली है, यहां पर जिताते हैं 28 सीट, उसमें जोड़ दीजिए। और 60 सीट ऐसे हैं जिसमें 20% तक मुस्लिम वोटर हैं। इन तीनों को जोड़िएगा तो 102 सीटें आती हैं और 102 सीट इस देश में निर्धारित करती हैं 6 राज्यों में, यानी सीधे मुस्लिम वोट बैंक से प्रभावित है और यहां की रणनीति नरेंद्र मोदी के साथ टिकती नहीं है। और इसके बाद का जो हिस्सा है उसमें 102 सीटों पर कांग्रेस का मोदी विरोधी राजनीतिक दलों से सामना है, यानी मोदी यहां पर नहीं है, लेकिन वो तमाम सेकुलर राजनीतिक दल आमने सामने आकर खड़े होंगे कि वोट हमको मिल जाए या उसको मिल जाए। दरअसल नरेंद्र मोदी इसे क्या बाखूबी समझ रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, तब कुछ और कोहरा छटेगा।
आपातकाल, अयोध्या कांड और बाटला इनकाउंटर। ध्यान दें तो इन तीन परिस्थितियों ने कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में न सिर्फ सबसे ज्यादा सेंध लगाई, बल्कि वैचारिक तौर पर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को जड़ से तोड़ दिया। और इन्हीं तीन परिस्थितियों ने क्षत्रपों को मौलाना बना दिया और कांग्रेस का जनाधार 4 राज्यों में पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब कांग्रेस को नरेंद्र मोदी के नाम पर एक ऐसा तुरुप का पत्ता हाथ लगा है जहां वो अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को मोदी का डर दिखाकर न सिर्फ अपनी राजनीतिक छतरी तले दोबारा ला सकती है, बल्कि इस दौर में उन क्षत्रपों के मुस्लिम प्रेम की राजनीति को भी यह कहकर तोड़ सकती है कि अगर मुस्लिम क्षत्रपों में बटे तो जहर उगल रहे मोदी सत्ता में आ सकते हैं। कांग्रेस का संकट यह है कि राजनीतिक तौर पर मुलायम यानी यूपी, नीतीश कुमार यानी बिहार और ममता बनर्जी यानी बंगाल में मोदी के खिलाफ झंडा थामे इन तीन क्षत्रिपों की चल निकली, यानी मुस्लिम कांग्रेस के साथ न जाकर सत्ता में बैठे इन तीन चेहरों के साथ हो लिए तो फिर कांग्रेस के लिए 2014 सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह जाएगा। क्योंकि यूपी, बिहार और बंगाल में लोकसभा की कुल 162 सीटें हैं। इनमें से 72 सीट ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोट ही तय करते हैं कि जीते कौन। यानी इन सीटों को लेकर बीजेपी या मोदी चाहे तो भी उनकी जीत नामुमकिन है। और तो और दौड़ में भी वो नहीं टिकते। और चुनावी संघर्ष कांग्रेस को उन्हीं सेकुलर राजनीतिक दलों से करना है जिन्हें मोदी धर्मनिरपेक्षता का पाठ राष्ट्रवाद के आईने में पढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा कश्मीर, असम, केरल की कुल 18 सीटें ऐसे हैं जहां मोदी चाहकर भी जीत नहीं सकते। और यहां भी कांग्रेस को चुनावी संघर्ष वामपंथी या सेकुलर क्षत्रपों से ही करना है। इसी तरह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप की 12 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी या मोदी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ध्यान दें तो देश की कुल 102 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस, वामपंथी और आधे दर्जन क्षत्रपों को नरेंद्र मोदी की खिलाफत करते हुए आपस में चुनावी संघर्ष करना है। और कांग्रेस की मुश्किल यही है कि मोदी जिस तरह वोट बैंक को लेकर सीधी लकीर खींच रहे हैं, उसमें लकीर के एक पार नरेंद्र मोदी खुद हैं, लेकिन दूसरी तरफ अकेले कांग्रेस नहीं बल्कि दर्जन भर राजनीतिक दल हैं। आज तक ब्यूरो। और माना यही जा रहा है कि राजनीतिक बिसात 2014 के लिए कैसे बिछे, इसको लेकर कल शाम 6:30 बजे नागपुर में सरसंघचालक से जब मोदी मुलाकात करेंगे तो इन आंकड़ों को रखेंगे और कहेंगे कि उनकी राजनीति की दिशा सही है ना। और उसके बाद आरएसएस के सरसंघचालक कहेंगे यकीनन, और प्रचारक अब इसी दिशा में लग गए हैं, क्योंकि क्षत्रपों को कांग्रेस से लड़ना है। क्षत्रप वो जो मोदी के खिलाफ है। आइए 2 क्षत्रपों की बात सुनिए। 3-4 दिनों के अंदर जो बातें सामने आई और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके पीछे जो अवधारणा उससे हम सहमत नहीं, इसलिए हम अलग हुए। और प्रतिदिन जो बातें सामने आ रही है वो इस बात को पुख्ता करती है कि हम लोगों ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही निर्णय लिया, दुरुस्त निर्णय लिया। बताओ मोदी ने गुजरात में क्या किया, बताओ किसान के लिए क्या कर दिया, बताइए कन्याओं के लिए क्या कर दिया, बताओ बेरोजगारों के लिए क्या कर दिया, क्या किया है बताओ। जो स्ट्रक्चर आयोग की रिपोर्ट लागू करना चाहिए केंद्र सरकार नहीं कर रही, तो मोदी क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है यार? आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं, तब समझ पाइएगा कि दरअसल कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? जैसे ही कोई संकट आ जाता है तो वे सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन लेते हैं। क्या यह महज इत्तेफाक है कि अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार नरेंद्र मोदी इस्लामी प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं? या फिर मोदी ने यह मान लिया है कि अल्पसंख्यक उन पर कभी भरोसा करेंगे नहीं, तो वो जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद उन्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और इशारा भी हो जाता है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है। फिर इसी के बीच मोदी की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की जागती है, तो गुजरात बीजेपी के एक मुसलमान कार्यकर्ता की मौत पर अफसोस जताने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल भी करते हैं और रमजान के पहले मुसलमानों को मुबारकबाद देने से भी नहीं चूकते। जबकि ये वही मोदी हैं जो गुजरात दंगों के बाद सितंबर 2002 में ये कहने से नहीं चूके थे कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि श्रावण के महीने में साबरमती नदी के किनारे रहने वाले लोगों को नर्मदा के पानी से आध्यात्मिक सुकून मिले, इसका आप विरोध क्यों करते हैं? जब आप सत्ता में आए तो रमजान के महीने में पानी लाने को स्वतंत्र हैं।
यानी तब गुजरात की बात थी, अब दिल्ली की बात है। तो क्या ये कहा जाए कि अब दिल्ली की गद्दी के लिए हो वही रहा है जिसे मोदी चाहते हैं और अपने तरीके से बिसात बिछाते हैं? क्योंकि अयोध्या प्रेम और राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्षता भी कुछ इसी तरीके से मोदी ने रखी। पहले खबर छपती है कि मोदी अयोध्या में अस्थायी राम जन्मभूमि में दर्शन करने जा रहे हैं। फिर उनके दफ्तर से बकायदा एक स्पष्टीकरण जारी होता है और कहा जाता है कि मोदी अयोध्या नहीं जाएंगे। असल में जैसे जैसे 2014 का आम चुनाव नजदीक आ रहा है, नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि एक और उनको हिंदुत्व के नाम पर बहुसंख्यक समुदाय को एकजुट भी करना है और दूसरी तरफ खुद को समग्रतावादी यानी समूचे राष्ट्र का भी दिखलाना है। इसीलिए वो खिल्ली उड़ाने के अंदाज में इस्लामी प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ये संदेश दे सके कि उन्हें संविधान के सेकुलर आधार की परवाह नहीं। और ये सियासी खेल उन्होंने इससे पहले हर स्तर पर खुलकर किया, क्योंकि याद कीजिए गुजरात चुनाव के दौरान मोदी ने अपने भाषण में हर बार सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल को अहमद मियां पटेल कहकर पुकारा। गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदो को उनकी ईसाई धार्मिक पहचान से जोड़ते रहे और सीधे चुनाव आयुक्त न कहकर जेम्स माइकल लिंगदो से पुकारा। यही नहीं, 2002 के दंगों के बाद उन्होंने गुजरात के मदरसों पर भी निशाना साधा और कहा कि मदरसे जाने वाले बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। उसी दौर में हम 5 हमारे 25 वाले मोदी के बयान से काफी हंगामा भी हुआ था। जाहिर है मोदी जिस अंदाज में चल रहे हैं, दरअसल वो तलवार की एक ऐसी धार है जिस तलवार से मौजूदा राजनीतिक धारा को वो मोड़ना चाहते हैं, लेकिन विरोधी या विपक्ष इंतजार कर रहा है कि इसी तलवार से मोदी अब कटे तब कटे। आज तक ब्यूरो। यही है कि इस दौर में लगातार मोदी कुछ कहते हैं, कांग्रेस जवाब देती है। सच कौन है, झूठ कौन है, आइए हमने इफेक्ट मीटर बनाया। मोदी का कहना है शिक्षा पर चीन खर्च करता है जीडीपी का 20%, भारत करता है 4%। आंकड़ों को टटोला गया तो पता चला कि 2004 में शिक्षा का बजट 6,800 करोड़ था और आज ये बात माकन कहते हैं। और जब स्थिति आती है तो पता चलता है यूपी राज्य में आईआईटी और आईएम की संख्या दुगनी थी, यह भी माकन ने कहा। हमने इस फैक्ट मीटर को टटोला और समझा तो पता चला कि जी नहीं, गलती मोदी की थी। 4% नहीं 3.3% खर्च होता है जीडीपी का शिक्षा पर। और पिछले 10 वर्ष में आईआईटी की संख्या वाकई बढ़ी है, 7 से 16, और आईएम की संख्या भी 6 से 12 हो गई है। ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाते, इसका जिक्र जैसा ही करते हैं नरेंद्र मोदी वैसे ही माकन साहब बताते हैं कि वो तो ठीक है गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन गुजरात ने क्या किया। वो गुजरात का फैक्ट सामने रख देते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ तो हर राज्य जीत लेता है, हरियाणा तो 42 जीत गया, आपने तो एक भी नहीं जीता। जाहिर है फैक्ट मीटर माकन के साथ है। लेकिन जरा सा ये समझ लीजिए कि इन सब के बीच टूरिज्म का कुछ भी नहीं किया केंद्र सरकार ने। वैसे हम बता दें भारत का नंबर इस टूरिज्म के मामले में 100 के पार है, 100 नीचे है, और गुजरात टॉप 10 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों में नहीं है। ये माकन कर रहे हैं, यानी तुलना माकन साहब गुजरात को लेकर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब दूसरी तरफ भारत को लेकर कर रहे हैं। इस स्थिति में चीजें पलटी हुई हैं, उल्टी हुई हैं। और इन सब के बीच पहली चुनावी सभा नरेंद्र मोदी की 5 रुपए का टिकट कटाइए और देख लीजिए, यह हैदराबाद में होगा। तो दस्तक में इतना ही।